हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम पॉलीमर्स डिस्कस कर रहे थे। हमने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस पढ़ी, इम्पॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में चर्चा करी। एक और इम्पॉर्टेंट क्लास ऑफ पॉलीमर्स है नेचुरल एंड सिंथेटिक रबर, प्राकृतिक एवं संश्लेषित रबर। प्राकृतिक रबर लेटेक्स पेड़ से निकलने वाला एक प्राकृतिक बहुलक है। रासायनिक रूप से या केमिकली नेचुरल रबर जो है वो 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडीन होता है। आप रिएक्शन देखिए, आइसोप्रीन यानी कि 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडीन बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा हम पॉली आइसोप्रीन बनाते हैं। रबर की बढ़ती डिमांड को देखते हुए रबर को विकसित किया गया। तो पहला पॉलीक्लोरोप्रीन अथवा नियोप्रीन। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एसिटिलीन से क्लोरोप्रीन बनाया जाता है। फिर क्लोरोप्रीन का पर ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में बहुलीकरण करवाते हैं। तो आपका एसिटिलीन हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, कॉपर क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरोप्रीन प्राप्त होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CCl CH2। इस क्लोरोप्रीन का पेरोक्साइड की उपस्थिति में बहुलीकरण कराते हैं, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराते हैं तो हमें पॉलीक्लोरोप्रीन प्राप्त होता है। तो पॉलीक्लोरोप्रीन जो है एक तरह का थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। ये उच्च कोटि का रबड़ है तथा वायु, ऊष्मा, रसायन आदि से अप्रभावित रहता है। इससे संचार बेल्ट, प्रिंटिंग रोल्स, ट्यूब्स आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज ब्यूना रबर। ब्यूटाडाइन का जब सोडियम की उपस्थिति में बहुलीकरण कराया जाता है, पॉलीमराइजेशन कराया जाता है तो ब्यूना रबर प्राप्त होते हैं। ब्यूना रबर भी दो प्रकार के होते हैं, ब्यूना एन और ब्यूना एस। ब्यूना एन, एन का अर्थ है नाइट्राइल, यानी कि इस रबर में नाइट्राइल समूह जुड़ा है। ब्यूना एन रबर ब्यूटाडाइन व एक्राइलो नाइट्राइल के सह बहुलीकरण या को पॉलीमराइजेशन द्वारा बनाया जाता है। ब्यूटाडाइन हो गया आपका NCH2 CH, एक्राइलो नाइट्राइल आपका CH2 और CN ग्रुप साइनाइड ग्रुप लगा है। सोडियम की उपस्थिति में अपन रिएक्शन कराएंगे तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी और आप देखिए आप ब्यूना एन प्राप्त होता है। ब्यूना एन रबर का औद्योगिक नाम GRA पर ब्यूनैन है। यह अधिक कठोर होता है, ऊष्मा से कम प्रभावित होता है, अतः ईंधन टैंक बनाकर इसका अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरा है आपका ब्यूना एस। एस का अर्थ है स्टायरीन। यह रबर ब्यूटाडाइन व स्टायरीन के सबहुलीकरण को पॉलीमराइजेशन द्वारा प्राप्त होता है। आपका ब्यूटाडाइन हो गया CH2 CH, स्टायरीन ग्रुप आप जानते हैं बेंजीन के साथ वाइनल समूह जुड़ा होता है और सोडियम की उपस्थिति में ये ब्यूना एस की चेन देखिए ये देता है। इसे भी GRS कहते हैं। इसे कार्बन ब्लैक मिलाकर सल्फर के साथ बल्कीकृत या वल्कनाइज किया जाता है। यह अत्यंत मजबूत होता है, अतः इसका उपयोग टायर तथा अन्य यांत्रिक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। तो ये अपन ने पढ़ा संश्लेषित रबर। अब पॉलीमर्स जो हैं इसमें किस प्रकार का स्टीरियो आइसोमेरिज्म पाया जाता है ये देखिए आप। एटेक्टिक, आइसोटेक्टिक व सिडियोटेक्टिक बहुलकों की त्रिविम संरचना बताइए। 3 प्रकार के इसमें त्रिविम संरचना होती है, स्टीरियो केमिस्ट्री होती है इसकी। वाइनल बहुलीकरण में बहुत विभिन्न बहुलक विन्यास संभव है। पहला आइसोटेक्टिक पॉलीमर, इसमें सभी मैथिल समूह रेखीय श्रृंखला के एक तरफ होते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, आइसोटेक्टिक में मैथिल समूह Me जो है, मैंने Me से इसको रिप्रेजेंट किया है और ये सभी एक तरफ है। सिंजियोटेक्टिक पॉलीमर्स, इसमें मैथिल समूह प्रतिस्थापी, नियमित, ऑल्टरनेट या एकांतर क्रम में है। अब आप देखेंगे एक में Me है, एक H है, फिर H है, Me है, तो ऑल्टरनेट वे में Me और H लगे होते हैं। और तीसरा एटेक्टिक पॉलीमर, इन बहुलकों में कोई क्रम नहीं होता और ये अव्यवस्थित रूप से होते हैं, अर्थात CH2 के साथ कहीं पे भी मैथिल समूह जुड़ा होता है और कहीं पे भी हाइड्रोजन। एटेक्टिक पॉलीमर्स का अव्यवस्थित विन्यास होने के कारण ये अक्रिस्टलीय होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन तथा दुर्बल प्रकृति के होते हैं। आइसोटेक्टिक व सिंडियोटेक्टिक बहुलक जिगलर नाटा बहुलीकरण के द्वारा बनाए जाते हैं। हमने जिगलर नाटा का पॉलीमराइजेशन पढ़ा था कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट से हम इजी वे में कम टाइम में अशाखित चेन प्राप्त कर सकते हैं। बहुलीकरण निम्न दाब पर होता है तथा प्राप्त बहुलक उच्च क्वथनांक वाले होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं।
तथा एटैक्टिक बहुलक से अधिक क्रिस्टलीय होते हैं। अब एक हमारा टॉपिक इसमें बचता है पॉलीमर्स में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक। तो क्वेश्चन आपका आता है थर्मोसेटिंग व थर्मोप्लास्टिक बहुलक से क्या अंतर है, दोनों का उदाहरण दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्मोप्लास्टिक आप जानते हैं शाखित लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं जो कई कार्बनिक विलायकों में विलयशील होते हैं और ये क्रिस्टलीय होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये गर्म करने पर नरम हो जाते हैं और पिघलने लगते हैं, लेकिन जब इन्हें वापस ठंडा किया जाता है तो पुनः कठोर हो जाते हैं और इन परिवर्तनों से प्लास्टिक के गुणों में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात इनके पिघलने की प्रक्रिया उत्क्रमणीय है, इसलिए इसे हम थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक के इस गुण का लाभ उद्योगों में लिया जाता है। कुछ थर्मोप्लास्टिक का उपयोग रेशे के रूप में भी किया जाता है, एग्जाम्पल नायलॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दूसरे हुए आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार के पदार्थ के अणु त्रिविम जाल के रूप में होते हैं। इसमें बहुत सारे क्रॉस बंध होते हैं और जिससे पदार्थ अत्यंत कठोर हो जाता है। ये क्रॉस बंध किसी नियमित अवस्था में नहीं होते, अतः ये पदार्थ अक्रिस्टलीय व भंगुर होते हैं। ये बनते समय एक बार तो मुलायम अवस्था में होते हैं जिन्हें आकार में ढाल लिया जाता है, लेकिन एक बार कठोर होने के बाद ये पिघलते नहीं हैं, बल्कि गर्म करने पर और अधिक कठोर हो जाते हैं, इसलिए ये थर्मोसेटिंग कहलाते हैं। एग्जाम्पल बेकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स। अब पॉलीमराइजेशन हमने कंप्लीट चैप्टर पढ़ा, पॉलीमर्स पूरे पढ़े। एक टॉपिक और इससे बचता है वल्केनाइजेशन या वल्कीनीकरण। चार्ल्स गुडियर ने 1839 में बताया, यदि रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाए तो वह अधिक कठोर, ऊष्मा प्रतिरोधी तथा अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को वल्कीनीकरण कहते हैं और वल्कीनीकरण में रबर अणु के कार्बन परमाणु में मोनो तथा पॉली सल्फाइड के क्रॉस जाल होते हैं। देखिए किस तरह से होता है, तो ये ज़्यादा उपयोगी पदार्थ बनता है। यानी कि हम किसी भी रबर में अगर सुधार करना चाहते हैं तो वल्कनिक प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद।